नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी थापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय एवं पेशे से आय। तो जो भी आय कमाई जाती है, चाहे व्यवसाय से कमाई जाए या पेशे से कमाई जाए, तो आय कमाने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं उन खर्चों की कटौती व्यवसाय या पेशे की आय में से प्रदान की जाती है। तो हम बात कर रहे थे व्यय के संबंध में छूट की। तो व्यय के कुछ प्रकार थे, कुछ श्रेणियां थी जिनकी हमने बात की, और हम पढ़ रहे हैं स्पष्टतः स्वीकृत व्यय। तो इन व्ययों में आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय। वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय। तो अगर किसी करदाता द्वारा साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कोई व्यय किए जाते हैं, कोई खर्चे किए जाते हैं, और ऐसे खर्चे स्वयं के व्यवसायिक प्रतिष्ठान में प्रयोगशाला विकसित करके किए जाते हैं, यानी जो लेबोरेटरी है वो उसने अपने जहां पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान उसका वहां पर लेबोरेटरी जो है स्थापित की है, प्रयोगशाला स्थापित की है, ऐसे खर्चे स्वयं के व्यवसायिक प्रतिष्ठान में प्रयोगशाला विकसित तो वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्चे किए हैं, और ऐसे खर्चे स्वयं के व्यवसायिक प्रतिष्ठान में प्रयोगशाला विकसित करके करता है, स्वयं के प्रतिष्ठान में प्रयोगशाला विकसित की हो। और जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, वो अनुसंधान स्वयं के व्यवसाय से संबंधित हो। यहां पर तीन स्थितियां हो सकती है। अगर वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय करता है और ऐसे व्यय स्वयं के व्यवसायिक प्रतिष्ठान में प्रयोगशाला विकसित करके करता है, तो यहां पर तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। पहला, वैज्ञानिक अनुसंधान स्वयं के व्यवसाय से संबंधित हो। दूसरा, वैज्ञानिक अनुसंधान भविष्य में प्रारंभ होने वाले व्यवसाय से संबंधित हो। और तीसरी स्थिति, वैज्ञानिक अनुसंधान स्वयं के व्यवसाय से संबंधित ना हो। तो जो वैज्ञानिक अनुसंधान किया है उसके संबंध में तीन स्थितियां हो सकती है कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो करदाता के स्वयं के व्यवसाय से संबंधित हो। दूसरी, वैज्ञानिक अनुसंधान भविष्य में प्रारंभ होने वाले व्यवसाय से संबंधित हो। और तीसरी स्थिति है वैज्ञानिक अनुसंधान स्वयं के व्यवसाय से संबंधित ना हो। तो अब इन तीनों स्थितियों में जो है करदाता को वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय के संबंध में छूट किस प्रकार से प्राप्त होगी, इस बारे में हम बात करेंगे। तो अगर वैज्ञानिक अनुसंधान स्वयं के व्यवसाय से संबंधित हो तो समस्त आयगत व्यय की कटौती प्राप्त होगी। आयगत व्यय से हमारा तात्पर्य है अनुसंधान के लिए कोई प्रयुक्त सामग्री हो, कर्मचारियों को चुकाया गया वेतन, सुविधाओं का मूल्य, मजदूरों को दी गई मजदूरी, मशीनों की मरम्मत के व्यय, बीमा के व्यय, बिजली के व्यय। इस प्रकार से जो भी प्रयोगशाला में जो भी आयगत व्यय किए जाते हैं उन समस्त आयगत व्ययों की कटौती दे दी जाएगी अगर वैज्ञानिक अनुसंधान स्वयं के व्यवसाय से संबंधित हो। तथा पहला है समस्त आयगत व्ययों की कटौती प्राप्त होगी, तथा समस्त पूंजीगत व्यय केवल
भूमि एवं भूमि के अधिकार क्रय करने के व्ययों को छोड़कर कटौती आयकर व्ययों के रूप में प्राप्त होगी। तो समस्त आयकर व्ययों की कटौती दी जाएगी तथा समस्त पूंजीगत व्ययों की कटौती, समस्त पूंजीगत व्ययों की कटौती आयकर व्ययों के रूप में प्राप्त होगी। यानी कि प्रयोगशाला या प्रयोग से संबंधित जो भी संपत्ति खरीदी गई है, प्लांट मशीनरी खरीदी हो, चाहे कोई भवन खरीदा हो, फर्नीचर खरीदा हो, तो प्रयोगशाला या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित अगर कोई संपत्ति खरीदी गई है, कोई पूंजीगत व्यय किया गया है, तो उस पूंजीगत व्ययों की कटौती आयगत व्ययों के समान दी जाएगी। यानी उन पूंजीगत व्ययों को आयगत व्यय मानकर उनकी भी कटौती दे दी जाएगी। लेकिन पूंजीगत व्ययों में केवल भूमि खरीदने या भूमि के अधिकार क्रय करने के संबंध में अगर कोई व्यय किया गया है तो उनकी कटौती नहीं दी जाएगी। उनके अलावा जो भी सारे पूंजीगत व्यय किए गए हैं उन पूंजीगत व्ययों की कटौती प्रदान कर दी जाएगी। दूसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान भविष्य में प्रारंभ होने वाले व्यवसाय से संबंधित हो। करदाता ने व्यवसाय प्रारंभ होने से तुरंत पूर्व के 3 वर्षों में अनुसंधान के संबंध में करदाता द्वारा व्यवसाय प्रारंभ होने से तुरंत पूर्व के 3 वर्षों में अनुसंधान के संबंध में किए गए व्ययों की कटौती दी जाती है। अगर व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया है लेकिन व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व भी अगर वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय किया जाता है तो उन व्ययों की कटौती व्यवसाय प्रारंभ होने के पश्चात जो है कटौती दे दी जाती है व्ययों के संबंध में। लेकिन वो कटौती के लिए शर्त क्या है कि ऐसे व्यय व्यवसाय प्रारंभ होने से तुरंत पूर्व के 3 वर्षों के अंदर अंदर होने चाहिए। 3 वर्षों के भीतर जो भी व्यय किए गए हैं उनकी कटौती दी जाती है। यहां 3 वर्षों का मतलब यहां तो 3 वर्ष है, ये इन 3 वर्षों का तात्पर्य है तुरंत पूर्व के 3 वर्ष, न कि 3 वित्तीय वर्ष। पूर्व के 3 वर्षों से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से नहीं है बल्कि तुरंत पूर्व के 3 वर्षों से, यानी व्यवसाय प्रारंभ होने के तुरंत पूर्व के 3 वर्षों से यहां तात्पर्य है, नहीं कि वित्तीय वर्ष से। यानी कि अगर व्यवसाय दिसंबर 2019 में अगर व्यवसाय प्रारंभ हुआ है तो दिसंबर 2019 से पूर्व के तुरंत पूर्व के 3 वर्ष लिए जाएंगे। यानी कि दिसंबर 2016 से लेकर दिसंबर 2019 तक के 3 वर्षों में जो भी खर्चे हुए हैं वही खर्चे उन खर्चों के संबंध में कटौती दी जाएगी। तो 3 वर्षों का तात्पर्य यहां पर व्यवसाय प्रारंभ होने के तुरंत पूर्व के 3 वर्षों से है, न कि वित्तीय वर्ष से है। तो अगर करदाता व्यवसाय प्रारंभ होने के तुरंत पूर्व के 3 वर्षों में अगर अनुसंधान के संबंध में कोई व्यय करता है तो उनकी कटौती दी जाती है। तो कटौती किस प्रकार दी जाती है? पहली, आयकर व्ययों के संबंध में, तो जो पूर्व में खर्चे किए हैं व्यवसाय प्रारंभ होने के तुरंत पूर्व के 3 वर्षों में जो आयगत व्यय किए हैं उनके संबंध में कटौती दी जाती है। लेकिन केवल कर्मचारियों एवं
मजदूरों का वेतन, अनुलाभ शामिल नहीं तथा सामग्री के व्यय। तो आयगत व्ययों के संबंध में कटौती दी जाती है, लेकिन समस्त आयगत व्ययों के संबंध में कटौती नहीं दी जाती। केवल जो कर्मचारी और मजदूरों का वेतन है, अगर कर्मचारियों और मजदूरों को कोई अनुलाभ दिए जाते हैं तो उनकी भी कटौती नहीं दी जाएगी। केवल जो उनको वेतन दिया जा रहा है कर्मचारी और मजदूरों को, उस वेतन के संबंध में, और अगर अनुसंधान के संबंध में कोई सामग्री प्रयोग की गई और सामग्री के जो व्यय किए गए हैं उनकी कटौती दी जाएगी। तो आयगत व्ययों की कटौती दी जाएगी, लेकिन समस्त आयगत व्ययों की कटौती नहीं दी जाएगी। केवल सामग्री के संबंध में जो व्यय किए गए हैं और कर्मचारियों और मजदूरों को जो वेतन दिया गया है, केवल उन्हीं की कटौती आयगत व्यय के रूप में दी जाएगी। तथा पूंजीगत व्ययों की कटौती भूमि एवं भूमि के अधिकार क्रय करने के व्ययों को छोड़कर, और समस्त पूंजीगत व्ययों की कटौती भी आयगत व्ययों के समान दी जाएगी, लेकिन पूंजीगत व्ययों में केवल भूमि एवं भूमि के अधिकार करने के व्ययों को छोड़कर जो अन्य पूंजीगत व्यय हैं उन पूंजीगत व्ययों की कटौती, समस्त पूंजीगत व्ययों की कटौती आयगत व्ययों के समान दे दी जाएगी। अब बात करते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान स्वयं के व्यवसाय से संबंधित न हो। अगर करदाता ने कोई वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय किया है और ऐसा व्यय स्वयं के व्यवसायिक प्रतिष्ठान में प्रयोगशाला विकसित करके किया है, और जो अनुसंधान किया है वो अगर उसके स्वयं के व्यवसाय से संबंधित नहीं है, तो किसी भी प्रकार की कटौती नहीं मिलती। तो किसी भी प्रकार की कटौती नहीं मिलती। यानी कि करदाता ने जो अनुसंधान पर व्यय किया है और ऐसा व्यय स्वयं के व्यवसायिक प्रतिष्ठान में प्रयोगशाला विकसित करके किया है, तो ऐसा अनुसंधान उसके स्वयं के व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए या फिर भविष्य में प्रारंभ होने वाले व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए। अगर उसके स्वयं के व्यवसाय से संबंधित नहीं है तो किसी भी प्रकार की कटौती नहीं मिलती। अब हम बात करेंगे जो संपत्ति वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग की थी, अगर उस संपत्ति को बेच दिया जाए तो क्या प्रावधान है। वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति का विक्रय। तो जो संपत्ति वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त की थी, उस संपत्ति को अगर बेच दिया जाए तो यहां पर भी दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति का सामान्य व्यवसाय में प्रयोग के बाद विक्रय, और दूसरा ऐसी संपत्ति का सामान्य व्यवसाय में प्रयोग किए बिना विक्रय। तो जो संपत्ति प्रयोगशाला में काम में आ रही है, वैज्ञानिक अनुसंधान में काम आ रही है, अगर उस संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो दो स्थितियां उत्पन्न होती है। या तो ऐसी संपत्ति का पहले सामान्य व्यवसाय में प्रयोग कर लिया जाए, प्रयोगशाला से उसको हटाकर वैज्ञानिक अनुसंधान से उसको निकालकर फिर उस संपत्ति का प्रयोग करदाता द्वारा अपने सामान्य व्यवसाय में कर लिया जाए, और सामान्य व्यवसाय में प्रयोग करने के बाद उसको अगर बेचा जाए। तो एक तो स्थिति ये। दूसरी स्थिति कि वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त जो भी संपत्ति है उसको सीधे ही जो है उसका विक्रय कर दिया जाए, उसका प्रयोग सामान्य व्यवसाय में नहीं किया जाए। तो
तो क्या किस प्रकार से आय कर योग्य होगी? तो अगर वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति का सामान्य व्यवसाय में प्रयोग के बाद विक्रय किया जाता है तो सबसे पहले व्यवसाय में प्रयोग होने पर संपत्ति को संबंधित समूह में जोड़ दिया जाएगा। संपत्ति ऐसी संपत्ति का क्रय मूल्य शून्य होगा। तो जिस प्रकार से कोई नई संपत्ति खरीदी जाती है व्यवसाय में और प्रयोग की जाती है तो उस संपत्ति को जो है उस संपत्ति से संबंधित समूह में जोड़ दिया जाता है। क्योंकि हमने बात करी थी कि ह्रास लगाने के लिए संपत्तियों के समूह पर ह्रास लगाया जाता है आयकर की दृष्टि से। तो इसलिए जो भी संपत्ति वैज्ञानिक अनुसंधान से निकालकर सामान्य व्यवसाय के लिए प्रयोग की जा रही है उस संपत्ति को सबसे पहले संबंधित समूह में जो है उसकी लागत को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसी संपत्ति का क्रय मूल्य या इसको लागत कहें, ऐसी संपत्ति की लागत शून्य होगी, किसी प्रकार की लागत नहीं आएगी, तो इसको जोड़ दिया जाएगा। और फिर जो विक्रय किया जाएगा, विक्रय करने पर संपत्ति का विक्रय मूल्य संबंधित समूह के योग में से घटा दिया जाएगा। जिस प्रकार से सामान्य रूप से जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों में से अगर किसी संपत्ति का किसी समूह की संपत्तियों में से अगर किसी संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो सामान्य प्रावधान यही है कि जो समूह का जो कुल योग है उसमें से किसी एक संपत्ति का अगर विक्रय किया है तो विक्रय मूल्य को घटा दिया जाता है और शेष राशि पर मूल्य ह्रास लगाया जाता है। तो इसी प्रकार जो भी सामान्य नियम है वो सामान्य नियम लागू होंगे वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति पे। अगर उस वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति का पहले सामान्य व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है और उसके बाद अगर उस संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो सबसे पहले अगर उस संपत्ति का जब सामान्य व्यवसाय में प्रयोग किया जाएगा तो उसको सामान्य व्यवसाय में प्रयोग करने पर संबंधित समूह में उसको उसकी लागत को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति की लागत शून्य होगी तो उसको पहले संबंधित समूह में जोड़ दिया जाएगा और फिर अगर उस संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो संबंधित समूह के कुल योग में से उस संपत्ति का वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति का विक्रय मूल्य घटा दिया जाएगा और शेष राशि पर मूल्य ह्रास लगाया जाएगा। तो इस प्रकार जो सामान्य नियम है वो सामान्य नियम लागू होंगे अगर वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति का पहले सामान्य व्यवसाय में प्रयोग किया जाने के बाद उसको बेचा जाए। दूसरा है ऐसी संपत्ति का सामान्य व्यवसाय में प्रयोग किए बिना विक्रय। अब अगर वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति का सीधे ही विक्रय कर दिया जाए सामान्य व्यवसाय में प्रयोग किए बिना तब क्या होगा? तो निम्न में से कम राशि के बराबर व्यवसाय की आय मानी जाएगी। पहला, पूर्व में स्वीकृत कटौती या विक्रय मूल्य माइनस संपत्ति की लागत। देखिए जो संपत्ति वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की थी उस संपत्ति की जो है आयत व्यय के रूप में पूरी की पूरी छूट उस करदाता को प्राप्त हो गई होगी जब उसने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संपत्ति को प्रयोग में लिया। तो अगर ऐसी संपत्ति का विक्रय कर दिया जाता है तो जो पूर्व में जो स्वीकृत कटौती थी, जितनी राशि की कटौती पूर्व में उस संपत्ति के संबंध में स्वीकृत कर ली गई थी वो स्वीकृत कटौती की राशि या जब उस संपत्ति को बेचा गया है तो उस संपत्ति का विक्रय मूल्य, उस संपत्ति के विक्रय मूल्य में से उस संपत्ति की लागत घटा दी जाएगी और उस संपत्ति के विक्रय मूल्य में से संपत्ति की लागत घटाने के बाद जो
स्वीकृत कटौती की राशि है वो जोड़ दी जाएगी। यानी कि जो कटौती स्वीकार कर ली गई थी व्यय के रूप में उस संपत्ति के संबंध में, उस कटौती को पुनः जो है आय मान लिया जाएगा, उसको कर योग्य आय माना जाएगा। तो क्या है कि अगर कोई संपत्ति जिसका सामान्य व्यवसाय में प्रयोग किए बिना उसको सीधे ही बेच दिया जाए और ऐसी संपत्ति वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त की गई थी, तो उस संपत्ति के संबंध में निम्न में से जो भी राशि कम होगी उस राशि के बराबर व्यवसाय की आय मानी जाएगी। तो उस संपत्ति के संबंध में जो भी स्वीकृत कटौती थी पूर्व में, वो राशि या फिर उस संपत्ति के विक्रय मूल्य में से उस संपत्ति की लागत घटाने के बाद उसमें स्वीकृत कटौती की राशि जोड़ दी जाएगी। या इस प्रकार भी कर सकते हैं कि विक्रय मूल्य प्लस स्वीकृत कटौती की राशि फिर माइनस संपत्ति की लागत। तो इस प्रकार से ज्ञात राशियों में से जो भी राशि कम होती है उस राशि के बराबर जो है व्यवसाय की आय मानी जाएगी। अब हम बात करेंगे करदाता द्वारा बाहरी संस्थाओं को दिए गए दान के संबंध में कटौती। तो जो बाहरी संस्थाएं हैं, जो अन्य संस्थाएं हैं, उनको अगर किसी प्रकार के अनुसंधान के लिए या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनके विकास के लिए अगर दान कर दिया जाता है तो उन दानों के संबंध में क्या प्रावधान है। बाहरी संस्थाओं को दान, तो जो बाहरी संस्थाओं को दान दिया है उनके संबंध में दो प्रकार से कटौती प्राप्त होती है। बाहरी संस्थाओं को दिए गए दान के संबंध में जो कटौती है वो दो प्रकार से प्राप्त होती है। एक तो सामान्य कटौती, व्यय का 100%। सामान्य कटौती से हमारा तात्पर्य है कि जितना खर्चा किया है उतनी ही कटौती। और दूसरा है भारित कटौती, व्यय का 150%। यानी कि अगर 100 रुपए खर्चा किया हो तो जो है 150 रुपए की कटौती स्वीकार की जाएगी, भारित कटौती, व्यय का 150%। तो बाहरी संस्थाओं को जो दान दिया है उसके संबंध में कटौती, सामान्य कटौती प्राप्त हो सकती है या फिर भारित कटौती प्राप्त होती है। तो सामान्य कटौती कब प्राप्त होगी, कौन कौन सी संस्थाओं को किस प्रकार के कार्यक्रम में दान देने से जो है सामान्य कटौती प्राप्त होती है। तो अगर करदाता द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए दान या जो है अंशदान किया जाए। दूसरा, ऐसी संस्था या संघ को दान जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम में संलग्न व्यक्तियों के प्रशिक्षण का कार्य करती हो। तो अगर करदाता द्वारा, व्यवसाय द्वारा अगर कोई दान दिया जाता है और वो दान ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए हो या फिर जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जो व्यक्ति संलग्न है, जिन व्यक्तियों को द्वारा चलाया जा रहा है, उन व्यक्तियों के प्रशिक्षण का कार्य अगर कोई संस्था या संघ कर रहा है और उसको अगर कोई दान दिया जाता है तो ऐसे दान की सामान्य कटौती यानी व्यय के 100% के बराबर की कटौती व्यवसाय की आय में से दी जाती है। लेकिन ये जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, उपयुक्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 1983 से पूर्व अनुमोदित हो। यानी कि ये जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, उपयुक्त जो दोनों ही जो बिंदुओं में जो हमने ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात की है,
ऐसा ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 1983 से पूर्व अनुमोदित होना चाहिए। सरकार द्वारा ये 1 अप्रैल 1983 से पूर्व ही अनुमोदित किया हुआ होना चाहिए और तभी से ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलता आ रहा हो। तब ऐसे किए गए दान की जो है सामान्य कटौती यानी कि किए गए व्यय के 100% के बराबर कटौती दे दी जाती है। तीसरा है केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में दान। चौथा है केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित शहरी गरीबी उन्मूलन कोष में दान। तो अगर करदाता द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए दान दिया जाता है या फिर ऐसी संस्था या संघ को दान दिया जाता है जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम में संलग्न व्यक्तियों को प्रशिक्षण का कार्य करती है, जो दान है वो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में दिया जाता है या फिर ऐसा दान केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित शहरी गरीबी उन्मूलन कोष में दिया जाता है। तो अगर इस प्रकार से जो इन संस्थाओं को अगर दान दिया जाता है या इन कोषों में अगर दान किया जाता है तो उस दान की सामान्य कटौती व्यय के 100% के बराबर कटौती व्यवसाय के आय में से प्रदान की जाती है। तो पहला जो बाहरी संस्था है उनको जो दान दिया उनके संबंध में सामान्य कटौती, दूसरा जो दान दिया है उसके संबंध में भारित कटौती दी जाती है। भारित कटौती से हमारा तात्पर्य है व्यय का 150%। तो भारित कटौती कब दी जाएगी? अगर यदि दान राष्ट्रीय प्रयोगशाला विश्वविद्यालय महाविद्यालय शोध संस्था तकनीकी संस्थान को अनुसंधान के लिए दिया जाए। हमने पहले बात की थी कि करदाता जो है वो स्वयं के व्यवसायिक प्रतिष्ठान में प्रयोगशाला विकसित करके और अपने व्यवसाय के संबंध में जो है किसी प्रकार का वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है तो उसको जो है व्यय की कटौती स्वीकार की जाती है। लेकिन अगर करदाता अपने स्वयं के व्यवसायिक प्रतिष्ठान में प्रयोगशाला स्थापित न करे और जो बाहरी संस्थाएं हैं जैसे कोई राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, शोध संस्था है, कोई तकनीकी संस्थान है, कोई कंपनी है जो शोध के लिए जो पंजीकृत करवाई गई हो, तो इस प्रकार के संस्थानों को अगर वो दान देता है अनुसंधान के लिए तो उनके संबंध में भी उस करदाता को जो है व्यय के संबंध में कटौती प्राप्त होती है। बाहरी संस्थाओं को दान तो कटौती प्राप्त होती है। तो ये कटौती किन दशाओं में भारित कटौती होगी और किन दशाओं में सामान्य कटौती होगी इसकी हम बात करेंगे। तो पहला कंपनी को दान जो शोध कार्य के लिए पंजीकृत हो। तो अगर किसी कंपनी को दान दिया जाता है जो शोध कार्य के लिए पंजीकृत हो और ऐसा दान वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दान, अगर कंपनी को दान किया जाता है और ऐसी कंपनी शोध कार्य के लिए पंजीकृत हो और जो दान है वो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है तो
भारित कटौती नहीं मिलती, केवल सामान्य कटौती। हमने बात की थी भारित कटौती यानी कि व्ययों का जो है जितने भी व्यय किए गए हैं उनका 100% कटौती के रूप में स्वीकार किया जाता है। व्ययों के 100% के बराबर पूरे के पूरे व्यय कटौती के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं। लेकिन भारित कटौती से हमारा तात्पर्य है कि जो व्यय किए गए हैं उनका 150% कटौती के रूप में स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अगर करदाता द्वारा किसी कंपनी को दान किया जाता है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए और वो कंपनी शोध कार्य के लिए पंजीकृत हो, तो जो दान किया है उसकी भारित कटौती नहीं मिलेगी, केवल सामान्य कटौती दी जाएगी, यानी व्ययों के 100% के बराबर। दूसरा, अगर दान शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान आदि, अगर जो दान है वो किसी शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, किसी शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान आदि को दिया जाता है और दान का उद्देश्य, और अगर दान का उद्देश्य सामाजिक विज्ञान एवं सांख्यिकी शोध हेतु, तो किसी प्रकार के सामाजिक विज्ञान या फिर सांख्यिकीय शोध हेतु अगर वो दान दिया जाता है किसी शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान आदि को, तो भारित कटौती नहीं मिलेगी। तो अगर चाहे वो कोई प्रयोगशाला हो, शोध संस्थान हो, विश्वविद्यालय हो, तकनीकी संस्थान हो, अगर इन संस्थाओं को जो दान का उद्देश्य है वो सामाजिक विज्ञान और सांख्यिकी के संबंध में अगर कोई शोध करने के लिए दान दिया गया है, तो ऐसे व्यय की कटौती, ऐसे दान के संबंध में भी कटौती जो है वो सामान्य कटौती मिलेगी, ना कि भारित कटौती। तीसरा है, जो दान है वो दान शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, किसी महाविद्यालय, किसी प्रयोगशाला को दिया गया है और उस दान का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु अगर दान दिया जाता है तो भारित कटौती मिलेगी। तो देखिए यहां पर अभी तक 3 स्थितियां हैं कि जो दान है वो दान अगर किसी कंपनी को दिया जाता है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए और वो कंपनी जो है शोध कार्य है तो रजिस्टर है, तो जो दान दिया गया उसके संबंध में भारित कटौती नहीं मिलेगी, केवल सामान्य कटौती मिलेगी, यानी दिए गए दान के 100% के बराबर। ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, अगर दान किसी शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, प्रयोगशाला, महाविद्यालय आदि को दिया जाता है तो, और अगर उस शोध का उद्देश्य सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय शोध हेतु दिया जाता है तो भी भारित कटौती नहीं मिलेगी, केवल दान के संबंध में सामान्य कटौती दी जाएगी, दान के 100% के बराबर की कटौती दी जाएगी। तीसरा है, शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, महाविद्यालय, प्रयोगशाला आदि को अगर दान दिया जाता है और उस दान का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान है, उस दान का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान है, तो भारित कटौती मिलती है, यानी कि किए गए व्ययों के या दिए गए दान के 150% के बराबर की कटौती दी जाएगी। इसी प्रकार जो है इन संस्थाओं को अगर दान दिया जाता है किसी अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, तो भारित कटौती मिलेगी। तो अगर जो राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कोई तकनीकी संस्थान, इनको अगर दान दिया जाता है और उस दान का उद्देश्य है कोई अनुमोदित
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है दान, तो उस दान के संबंध में भारित कटौती प्राप्त होती है। तो यहां पर सारांश ये निकल के आता है भारित कटौती के संबंध में कि अगर दान का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान है और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया गया दान किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, महाविद्यालय, कोई शोध संस्थान, इनको दान दिया जाता है, तो उस दान की भारित कटौती यानी दिए गए दान की 150% की कटौती प्राप्त होती है। लेकिन अगर दान का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान है, दान का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान है, लेकिन ऐसा दान शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, महाविद्यालय, प्रयोगशाला, इनके अलावा किसी कंपनी को दिया जाता है जो शोध कार्य के लिए पंजीकृत है, तो भी चाहे दान का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान हो, लेकिन उनको भारित कटौती नहीं मिलेगी। भारित कटौती केवल राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शोध संस्थान, तकनीकी संस्थान, जब इनको कोई दान दिया जाता है और उसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान हो, तभी उस दान की भारित कटौती मिलती है। अन्यथा जो है उस दान के संबंध में सामान्य कटौती यानी व्यय के 100% के बराबर ही कटौती दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।